मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। सरकार ने जहां बजट की तारीफ की, वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट बताया। खैर जो भी हो, लेकिन एंजल टैक्स समाप्त करके सरकार ने स्टार्टअप को और गति देने की ओर कदम बढ़ाया, जिसकी तारीफ विपक्ष ने भी की है, लेकिन इसे भी अपनी घोषणा का कॉपी पेस्ट बताया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश करने के साथ ही लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। खास बात ये भी कि ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। जाहिर है इस बार सभी को लग रहा था कि बजट रोजगार और इनकम टैक्स के मद्देनजर कुछ नटशेल में चेंजेस होंगे। हुआ भी। बजट में नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान हुआ तो नई टैक्स रेजिम में बदलाव किया गया। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. दरअसल 2014 के बाद ये पहली बार है जब मोदी सरकार अपने बलबूते नहीं आई है, सहयोगियों के साथ सत्ता में है। और इस बार के बजट में उसका मुजाहिरा भी दिखा। नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश भी छाया रहा। दोनों ही राज्यों को कई सौगातें मिली। बिहार को 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज हाथ आया। Airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. Has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, in the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की तारीफ की और इसे युवाओं को असीमित मौके मिलने वाला, विकसित भारत की मजबूत नींव डालने वाला बताया। पीएम ने बजट को मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला भी कहा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर बजट की आलोचना की। लिखा, कृषि बचाओ बजट, सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, मित्रों को खुश करना, आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट का। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बेहद निराशाजनक बताया। साथ ही खड़गे ने कहा कि ये बजट अपने सिंहासन को बचाने के लिए लाया गया है। बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए की गई घोषणाओं को सरकार बचाने का प्रयास करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और नौजवानों के साथ पूरे देश की अनदेखी की है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का नौजवान आधी अधूरी नहीं बल्कि पक्की नौकरी चाहता है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है।
लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? जाहिर है बजट को लेकर विपक्ष हमलावर है। शिवसेना यूबीटी ने बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना करार दिया। Called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to be kept happy. तो कुल मिलाकर दोनों ही पक्षवार पलटवार की मुद्रा में हैं। बजट में एंजल टैक्स को समाप्त करने को कांग्रेस इसे अपनी ही घोषणा की कॉपी बता रही है। वहीं इंटर्नशिप योजना को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करार दिया। बहरहाल इस बार के बजट में हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल सस्ता होगा तो कैंसर की दवाओं में भी कमी आएगी, लेकिन प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा कवरेज भारत एक्सप्रेस ने आपके सामने रखा। और सिर्फ आज बात बजट की ही नहीं, बजट से पहले भी हम लगातार किसानों से भी बात करते रहे हैं, अलग अलग वर्गों से हमने बात की, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, सबकी अपेक्षाओं को आपके सामने रखा और बाद में हमने फिर इसकी एनालिसिस भी की। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता एसएन सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे कई सवाल होंगे जो पैनल पर बैठे तमाम लोग पूछना चाहेंगे, खासतौर पर चित्रा बाथम जी जो कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ इस मंच पर जुड़ रही हैं, मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ के अग्रवाल साहब अर्थशास्त्री के तौर पर इस पैनल का हिस्सा बनेंगे। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत चित्रा जी आपसे करना चाहूँगा। लेडीज़ फर्स्ट भी होता है और विपक्ष को जनता की आवाज़ भी कहा जाता है। पहली बात तो ये कि ये कहा जा रहा है कि ये कॉपी पेस्ट है आपके घोषणा पत्र का। दूसरी बात ये कही जाती है कि ये निराशाजनक है। तो अगर आपके घोषणा पत्र को इसमें शामिल कर ही लिया गया तो फिर आपको निराशाजनक क्यों लग रहा है? जी प्रवीण जी, मैं ये कहूंगी कि कॉपी पेस्ट इसलिए है क्योंकि आपने जैसे देखा था कि चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो था इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की हमने बात की थी। उसमें से सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवा न्याय के तहत एम्प्लॉय लिंक स्कीम थी और जो टैक्स था चीजों को ही खाली कॉपी पेस्ट किया है। युवाओं को आज जिस भीषण बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है उसमें उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। एक पक्की नौकरी की आपको बात करनी चाहिए थे, लेकिन युवाओं को निराशा सिर्फ इस बात को मिली है कि उनको इंटर्नशिप के नाम पे एक कच्ची नौकरी थमा जाएगी। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि आज बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए क्या? बाकी जो प्रॉब्लम्स पूरा देश फेस कर रहा है, जैसे महंगाई की बात अगर आप कर लें, उस पे क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, डिफेंस से लेके हेल्थ से, सभी में अगर आप देखें तो बजट बहुत ही निराशा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस हिसाब से फंड एलोकेशन होना चाहिए थे, जिस प्रायोरिटीज को इन्होंने सामने रखना चाहिए था, वो बिल्कुल भी इन्होंने नहीं किया है। इसीलिए अगर ये चाहते हैं कि 5 साल इनकी सरकार चले तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उन तबकों को खुश करने की कोशिश करी है और अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश की है। जी ठीक है, आपने सही तरीके से अपनी बात को रखा। आपने ये भी कहा कि कॉपी पेस्ट तो है लेकिन आधा अधूरा है, कुछ चीज़ों को शामिल किया गया, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया, ये आपकी आपत्ति है। मनोज यादव जी आप भी अपनी बात को रखें क्योंकि विपक्ष की बात एक बार साथ में आ जाएगी, तब मैं एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। के अग्रवाल साहब से ओवरऑल एनालिसिस, इस पर फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश जो है उसके लिए सीधे सीधे कोई चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राइम फोकस में भारतीय जनता पार्टी के रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश पर हम बात करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में कहीं भी होता है तो ये देश के विकास के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ज़रूरी होता है। हो सकता है इसमें कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी रही हो। ओवरऑल बजट में एमएसएमई को लेकर और युवाओं को लेकर जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं उससे इंडस्ट्रीज काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और उत्तर प्रदेश को भी इसका फायदा मिलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रवीण जी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब बहुमत की सरकार होती है बीजेपी की और पूर्ण बहुमत के साथ होता है तब इनके लिए पूरा देश अयोध्या, सारा फोकस अयोध्या, गुजरात। और जब बहुमत की सरकार नहीं होती तो फोकस्ड कौन? बैसाखियां होती। जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, पूरा देश चर्चा। हम इस बात के बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि कोई स्टेट को उसका हक न मिले, लेकिन इतना बड़ा स्टेट, कोई एक स्टेट तो है नहीं इतने बड़े देश में, सारे स्टेट हैं 28, 29, 30
भी स्टेट बन गए, सबका तो हक बनता है और उन स्टेट का भी बनता है जहां से बीजेपी को बड़े नंबर्स मिले। आखिर 3 बार सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश को क्या मिला? ये सरकार से तो सवाल बनता है और उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने क्या उसको, जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं उत्तर प्रदेश में, सब उत्तर प्रदेश के खर्चे से बने, चाहे वो बहन जी ने बनवाया हो, चाहे समाजवादियों ने बनवाया हो, चाहे जो हमारे मानक थे उनके आधार पर चाहे बीजेपी ने बनवाया हो, तो उत्तर प्रदेश के बजट से बने। तो ये जो भेदभाव है, आखिर जो स्टेट आपको बेहतर तरीके से लाता है, आपको जिता के लाता है, आपकी सरकार बनवाता है, उसको आप कैसे इग्नोर कर देते हैं? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान स्टेट है। मैं किसानों पर आऊंगा, मैं मनोज जी इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि हम इसको सिलसिलेवार तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। किसानों पर तो बात करनी है क्योंकि मैंने बहुत किसानों से बात की, हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे थे, तो मैं इस पर सवाल लूंगा। लेकिन एसएन सिंह साहब, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा दोनों चीजों को एड्रेस आप जरूर करें कि कांग्रेस प्रवक्ता का यह कहना है कि कुछ चीजों को जैसे एमएसएमई वगैरह है उनको आपने कॉपी पेस्ट किया है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की उपेक्षा की है, ये मनोज यादव जी का कहना है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आप देखे होंगे अभी मनोज जी को आज भी प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, ये कम बात नहीं है। 36,000 करोड़ रुपया अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्चा, और मुझे लगता है कि आज भी अहंकारी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नाम ले रहे हैं। हम चर्चा आज की बजट पे करते हैं। चलिए, तो हमको लग रहा है कि मनोज जी चाहे तो लिख भी दें, ये जो गरीब कल्याण योजना 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए भी, और किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ की है, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए। जिस उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेस वे हो गए, आज वहां इंफ्रा में 1,15,093 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। एनएचआई के भी प्रोजेक्ट बहुत सारे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, 1,68,000 करोड़ की। पीएम आवास योजना आप देखे होंगे आदरणीय प्रवीण जी, इसके पहले जब मोदी काल 2 था, उसमें भी आप देखे होंगे तो सबसे ज्यादा आवास अगर कहीं बना तो उत्तर प्रदेश में बना। तो निश्चित तौर पे 84,600 करोड़ का भागीदार सबसे ज्यादा अगर कोई रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम तो सब्सिडी चाहते थे। इस पे सब्सिडी चाहते थे यूरिया पर, उनको जानकारी नहीं, पढ़ेंगे तब ना, क्योंकि इन लोगों का जो भ्रष्टाचार का बजट होता था गुंडा टैक्स वाला समाजवादी पार्टी का, वो नहीं समझ में आएगा। यूरिया की सब्सिडी चाहे तो नोट कर रहे, 1,19,000 करोड़, दोबारा बोल रहा हूं, 1,19,000 करोड़ यूरिया पे सब्सिडी है। पोषण पर आधारित सब्सिडी 45,000 करोड़ है। और रेलवे लाइनों के लिए गोरखपुर से अभी दोहरी घाट के लिए लाइनें बिछ रही हैं, आगे मऊ में बिछ रही, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके लिए 68,635 करोड़ है। और जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना सुंदर बजट दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस तरह से किसानों को सम्मान निधि दी हो, जल जीवन मिशन में काम की हो, मनरेगा में काम की हो। इंफ्रा का जो बजट है आज तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। और बजट जो निर्धारित होता है इसीलिए होता है ना कि उस मद में खर्च होगा। हाँ, बिहार से जरूर तकलीफ है, तो अच्छी बात है, आप बिहार को देश का हिस्सा मत मानिए, आपको आंध्रा को देश का हिस्सा मत मानिए, लेकिन आपको विश्वास दिलाएंगे कि 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी आदरणीय मनोज जी, और लगभग 7 साल से उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश हो गया। और सब में जिसमें 15 आपने बड़ी डिटेल जानकारी एसएन सिंह साहब दी है, क्योंकि केके अग्रवाल साहब से भी मैं चाहूंगा कि अर्थशास्त्री के तौर पर वो कमेंट करें, लेकिन केके अग्रवाल साहब इस पूरी चर्चा को सुन रहे थे, अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, आपने राजनीतिक दलों को सुना, राजनीतिक दलों की ये बयानबाजी निश्चित तौर पर ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी, और हम देख रहे हैं कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी कुछ इसी तरह की आ रही। लेकिन ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो युवाओं, महिलाओं और किसानों का सचमुच कितना ध्यान रखा गया इसमें? देखिए, मैंने सारे विषय विशेषज्ञों की बातों को बड़े ध्यान से सुना, और अगर देखा जाए तो ये बजट 4 बेसिक पिलर पर आधारित है: एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमई, मिडिल क्लास। और बेसिकली ये गांव, गरीब, किसान और महिला से संबंधित ये बजट है। इस चीज़ को हमें ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं,
पहली चुनौती है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। दूसरी चुनौती है गठबंधन की मजबूरियां और तीसरी मजबूरी है 240 सीट वाली सरकार। इन तीनों को हमें नहीं भूलना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं इस बजट की एनालिसिस करने से पहले। अगर आप आंध्रा को और बिहार के पैकेज को छोड़ दें, आंध्रा जो 15,000 करोड़ और बिहार जिसको 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बजट में, तो उसके अलावा जितने भी सेक्टर में जो भी बजट अलॉट किए गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वो पूरे भारत के लिए है। हमारे विशेषज्ञ जरा सा मर्माहत हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कुछ किया गया, एक विशेष राज्य को ज्यादा अलॉटमेंट किया गया। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि बाकी जो अमाउंट्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर सेक्टर के क्षेत्र में हो या वुमेन्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, लाखों करोड़ों रुपए अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया जी, एग्रीकल्चर में 1.51 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया, रूरल डेवलपमेंट में 2.65 लाख करोड़ आवंटित किया गया जी, एजुकेशन में 1.25 लाख करोड़ आवंटित किया गया, हेल्थ सेक्टर में 89,000 करोड़ आवंटित किया गया और वुमेन्स के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किया गया। ये पूरे भारतवर्ष के लिए किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश को भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही फायदा मिलेगा जितना अन्य राज्यों को मिलेगा। हाँ, मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि सैलरीड पर्सन का जो अपना एक एक्सपेक्टेशन था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका 50,000 से 1 लाख हो जाएगा, नंबर 1, या टैक्स स्लैब में उसको थोड़ी राहत मिलेगी, शायद वो इस बार उस लेवल का नहीं मिला। लेकिन फिर भी सरकार ने जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा करके 75,000 किया और टैक्स स्लैब में भी 1-1 लाख रुपए के अंतर से जो भी स्लैब तैयार किया, उससे हर इंडिविजुअल को 17,500 रुपए का फायदा जरूर। आपने बड़े डिटेल्ड वे में और पॉइंट वाइज बातों को रखा जो बहुत अच्छे से समझ में भी आती हैं। मनोज जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी, लेकिन ये बात सही है कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, सरकार के लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है और सरकार तो कम से कम पूरे देश पर फोकस करके बजट बनाती है। ये बात सही है, आपकी बात सही है। इस पर एसएन सिंह साहब से जरूर प्रश्न लिया जाएगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में विशेष क्यों सोचा गया, लेकिन बाकी की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे उत्तर प्रदेश को भी उतना ही लाभ जैसे देश के अन्य हिस्सों को। हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देश के तमाम सारे हिस्सों में जो जितने भी स्टेट हैं उनको सबको बजट का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है, इसमें दो राय नहीं। और ये बात बेहतर तरीके से हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने समझा भी दी। लेकिन जीएसटी जो कटता है, जो लेते हैं, तो वो कोई बजट के ही थ्रू तो आता है, और कहाँ से आता है? तो पैसा तो स्टेट का भी पैसा होता है। मैंने एक्स्ट्रा की बात करी। अगर एक्स्ट्रा मांगना गुनाह है तो भाई गुनाह मैंने किया, मुझे सजा दे दी जाएगी, बीजेपी के द्वारा दिला दीजिएगा, अपने दर्शकों से कह दीजिएगा मनोज एक्यूज है, इनको सजा दे दो। अरे भाई, आपको सबसे पहले कितने सांसद जिताए, फिर दूसरे टर्म में कितने सांसद जिताए, फिर तीसरे टर्म में भी भारत में सबसे ज्यादा अगर बीजेपी के सांसद किसी स्टेट में तो उत्तर प्रदेश। 3 बार बीजेपी को बिग नंबर देने वाले उत्तर प्रदेश को क्या मिला? क्या मिला? हमने भी तो, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार कहा ना कि उत्तर प्रदेश के
जितने भी एक्सप्रेसवे बने सब उत्तर प्रदेश के ही बजट से बने। क्यों बने? अगर हमें पर ये आधार होता तो फिर तो मध्य प्रदेश ही मध्य प्रदेश दिखाई देना था, गुजरात ही गुजरात दिखाई देना था। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य जहां पर चुनाव होना है, अगर ये नियत होती तो फिर इन पर फोकस होता। मनोज जी, ये इम्पोर्टेंट, ये बीजेपी के लिए चुनाव में बजट खर्च करना बड़ी बात नहीं है ना। ना ना, ये घुमाइए मत। बीजेपी बजट पे चुनाव नहीं लड़ती है। नहीं, मैं तो आपका जो बिंदु है, जैसे आपने कहा अपेक्षा की बात, आप उत्तर प्रदेश से हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी अपेक्षा है। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहूंगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, महाराष्ट्र के लिए कहेगा। ऐसे ही तमाम राज्यों के लोगों की अपनी अपेक्षाएं होंगी, लेकिन सरकार समग्रता के साथ एक, लेकिन आपके कुछ वैलिड पॉइंट है मनोज जी, कुछ वैलिड पॉइंट है, उनको सवालों के तौर पर अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी जी बात संक्षेप मैं सिर्फ इतने 2 पॉइंट महत्वपूर्ण रेस करना चाहता हूं कि बीजेपी अगर ये चाहती है कि वो उस पर आरोप न लगे, तो इतने सालों में क्यों नहीं 26,000 करोड़ रुपए दिया गया बिहार को? इसके वजह 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट देने की, स्पेशल पैकेज देने की बात क्या है? तो मैं तो प्रधानमंत्री था नहीं, ना हमारे नेता प्रधानमंत्री थे, ना मैं कह के आया था बिहार में कि बताओ 1 लाख करोड़ दे रहा हूं। तो तब से अगर 10-10 हजार करोड़ दे दिया जाता है एक्स्ट्रा, मैं तो कह ही रहा हूं ना, मैं कह तो रहा हूं बिहार और आंध्र प्रदेश। मैंने तो पहला सवाल की शुरुआत में कहा मनोज जी, मैंने तो सवाल की शुरुआत में कहा आंध्र प्रदेश, बिहार और मजबूरी हो तो अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे ना, मैं पूछता हूं ना सवाल। चित्रा जी, आपने स्वागत भी किया कि हालांकि मनोज यादव जी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है बिहार और आंध्र पर, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए विशेष मांग की, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है। लेकिन कांग्रेस के पास ये कहने की कोई स्थिति नहीं है कि वो किसी एक राज्य विशेष के बारे में बात करे। कुछ राज्यों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों पर भी किसी तरह की कोई झड़ी लगा दी हो। बहरहाल अगर किसी राज्य को मिला भी है जो बहुत समय से इस उम्मीद में था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे आपको पहले कहा कि स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन मांग क्या थी? मांग स्पेशल स्टेटस की, ठीक है, जो इन्होंने नीति आयोग के तहत में स्पेशल स्टेटस को ही खारिज कर दिया है, और इसीलिए इन्होंने ये स्पेशल पैकेज ये पर्टिकुलर 2 स्टेट्स के लिए निकाले हैं। तो डेफिनेटली इट इज ए वेलकम मूव, क्योंकि बाकी और कोई मांग ये माने ना माने, एटलीस्ट अभी के लिए पैकेज अनाउंस हो गया है। इसमें से कितना अभी एलोकेट होगा या आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। उसके बाद मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि बहुत जटिल प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर सरकार के सामने है, लेकिन बहुत थोड़ा किया गया है इस बजट में। हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब हम कर रहे थे, तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि बेरोजगारी इतने वर्षों से हमारे देश में है। नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी की ही डेटा ने बताया था 2019 से पहले कि 45 ईयर्स में जितनी बेरोजगारी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी आज के समय में हमारे देश में थी। लेकिन एजुकेशन के लिए जो बच्चों ने एजुकेशन लोन लिए थे, उसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने हमारी मैनिफेस्टो में एजुकेशन लोन को भी माफ करने की ये डिमांड रखी थी। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार ने कॉपी पेस्ट तो किया है, लेकिन आधा अधूरा कॉपी पेस्ट किया है। अगर सचमुच बेरोजगारी या युवाओं को राहत देने की बात अगर सरकार के दिमाग में होती, तो वो कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उनके लिए उठाती, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने किसानों की करी है, और हमने देखा है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं किसानों के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। किसानों पर हम विस्तार से, किसान बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आपने एक तो बात जो बिहार और आंध्र प्रदेश वाली, और दूसरा आपने एक बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके अगर विषय जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सब मिक्स हो जाता है। एसएन सिंह साहब, ये बात सही है कि आपकी पार्टी की तरफ से आज जो बजट रखा गया, उसमें बार बार जो एक तरीके से गठबंधन की राजनीति है, उसके धर्म का पालन ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। अब इसको गठबंधन धर्म कह लीजिए, गठबंधन की मजबूरी कह लीजिए। नहीं प्रवीण जी, चर्चा करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आदरणीय मनोज जी हमारे मित्र भी हैं, राजनीतिक समझ अच्छा रखते हैं। हो सकता है बजट पे ना समझ रखते हो, ऐसी बात कहते हो, नहीं तो मनोज जी ऐसा नहीं कहते कि हम सवाल पूछेंगे और हमको फांसी चढ़ा दिया जाए। कोई फांसी नहीं, हम सिर्फ याद दिलाना चाहेंगे कि देखिए बजट से क्या होता है। अभी हमारे के अग्रवाल साहब ने, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि जो जितना बजट हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़े भागीदार है, और पूर्वक में भी देखे होंगे कि भारत सरकार की 25 योजनाओं का सबसे बड़ा भागीदार उत्तर प्रदेश बनता है। मनोज जी के एक एक बात का जवाब देता हूं। आप देखिए बजट के नाते, चूंकि पहले जीएसटी के बारे में मनोज जी को जानना होगा, 60-40% का
रेशियो चलता है और वो केंद्र 60% राज्य सरकार को दे दे। रैपिड रेल जो बनता है उसमें भी केंद्रीय बजट रहता है। आज उत्तर प्रदेश को मिला डिफेंस कॉरिडोर, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते लिखते जाएंगे। केंद्र में इनकी सरकार थी, बीच में एक बात कह दूं, आदरणीय मुलायम सिंह जी परमाणु डील पर, क्योंकि उस समय हम लोग पत्रकारिता में थे और हम लोग कवर करते थे, परमाणु डील पे बचाने के बाद सोनिया जी को उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज दे दीजिएगा, और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर वोट भी किया। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज नहीं मिला था। फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या होगा आदरणीय मनोज जी को बताना। रैपिड रेल कहां गया? उत्तर प्रदेश में देश का। डिफेंस कॉरिडोर कहां गया? उत्तर प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां गया? उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बना? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा आज एयरपोर्ट कहां है? उत्तर प्रदेश में। सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रहा। सबसे ज्यादा मेट्रो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहां बन रही है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जो 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, कभी 16वें भी थी, लेकिन 14वें नंबर पे ये छोड़े थे, आज दूसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे नंबर पर आ गए। और इनको तकलीफ इस बात की है कि जैसे काशी कॉरिडोर का विकास हो गया, उसी तरह बहुत परिपथ की बात हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो मेल नहीं खाता, इस नाते इनको तकलीफ हो गया। हम आगे चलते हैं। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, भाई रोजगार में 2 लाख करोड़ रुपए। सिंह साहब, मैंने आपको देखिए बाधित नहीं किया, लेकिन मेरा प्रश्न इस पर नहीं था। ये बात आप पहले भी रख चुके हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या गठबंधन की मजबूरी ज्यादा देखने को मिली बजट में? ये प्रश्न है आपसे। नहीं प्रवीण जी आपने रोजगार पे भी पूछा, तो मैं ये पूछना एक एक करके पहले इस पर जवाब दे दें, फिर हम रोजगार पर बात करते हैं। मेरे साथ इस सबके बीच में अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद मोहन जी भी जुड़ गए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जी परवीन जी, हम तो गठबंधन धर्म को निभाते हैं। जब 14 और 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो भी सर आंखों पर लगा कर चलते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहन मायावती जी ने 2.5 साल वाला सवाल पूछा और उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करें। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को अपना मानकर चल रही है। और हमारी बहन जी ने अभी कहा कि वहां विशेष पैकेज क्यों नहीं, क्योंकि नीति आयोग में 2012 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस तरह का क्लाज लगा रखा है कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक वो क्लाज नहीं हटे। इसलिए विशेष पैकेज बिहार को दिया गया है और बिहार के लोग खुश हैं, भारत के लोग खुश हैं। मुझे लगता है हाँ, तो मतलब ये है कि गठबंधन धर्म की वजह से विशेष पैकेज दिया गया, ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं? प्रवीण जी, गठबंधन धर्म क्या होता है? हमारा तो सबसे पूरे भारत के अगर 53% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट किए तो हमारा तो गठबंधन सबसे। हमने तो आपको बताया कि 2,05,250 करोड़ गरीब कल्याण की योजना है, क्या वो भारत में नहीं जाएगी? उसका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को मिलेगा आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से। पीएम किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ की, उसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसको मिलेगी? पहले भी किसको मिली आदरणीय मनोज जी बता दें। तो इस नाते मुझे लगता है कि जिस तरह से ये तो बता ही चुके हैं आप, ये तो बात हो ही गई। कुछ नहीं पाए तो वो 30 होगी, उस 30 के नाते कह रहे हैं, लेकिन ये तो बात हो ही गई। ये तो सिंह साहब आपने कह ही दिया, ये तो पहले भी कह ही दिया है। पर मनोज जी, इस बीच में मैं डॉक्टर अरविंद के पास जाऊं उससे पहले मनोज जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज संक्षेप में, ताकि हम डॉक्टर अरविंद मोहन को भी सुन पाए पैनल पर। हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई आप विशेष लाभ दे पा रहे हैं कि नहीं? आप कहते थे कि जब उत्तर प्रदेश में दिल्ली से चलो तो पता चलता था कि उत्तर प्रदेश में लाइट जलती हुई दिख रही। आज हर जिले में मारामारी। प्रवीण जी, मैं नहीं जानता आप किस जनपद से हैं या किस स्टेट से, लेकिन इतना अगर आपका कोई जानने वाला हो तो आज आप उत्तर प्रदेश ना, मैं खूब जानता हूं उत्तर प्रदेश को, बस इतना जान लीजिए, एक एक गली एक एक कूचा जानता हूं, उत्तर प्रदेश के गांव तक जानता हूं। उत्तर प्रदेश के हालात बस से बदतर, और उसके लिए कोई व्यवस्था। अभी बाढ़ में उत्तर प्रदेश को क्या स्थिति, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था में। एक अंतिम इंपॉर्टेंट बात अपनी मैं कह दूं, किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए 3 सबसे अहम बंद होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। मैं चलो सुरक्षा की बात पे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बॉर्डर सिक्योरिटी जितनी है वो तो बड़ी मजबूत है, आतंकवादी हमले नहीं होते होंगे ऐसा बीजेपी कह रही थी। 2 मुद्दे, स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या कमाल 10 साल में, आप बताओ। क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी गरीब आदमी भी उसके चंगुल में फंस गया? नहीं फंस गया। और वही एजुकेशन में हो रहा है। क्या पूरा फीस का पूरा मकड़ जाल एक आम आदमी विवश हो रहा है? हम करें, हम नहीं कर पाए थे, अच्छा आप कर देते 10 सालों में। डबल इंजन की सरकार थी, हमारे पास तो सिंगल इंजन की सरकार थी, तब भी हमने कहा था कि
रोटी कपड़ा सस्ती हो, ये सब मुफ्त होना चाहिए। अगर नहीं होता है, पढ़ाई मुफ्त नहीं होती, सिंचाई मुफ्त नहीं होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है किसी सरकार का और आम आदमी का। क्या इस सरकार ने ऐसा कुछ किया? यही हमारी मांग थी। हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहस तो लंबी हो जाएगी और इसमें विषयांतर होकर हम आज के बजट को छोड़ के बहुत सारे विषयों पर चले जाएंगे। सिंह साहब, तब तक आप अपनी बात पूरी करें। मनोज जी ने सीधा सवाल आपसे किया। नहीं, मनोज जी ने अच्छी बात कही। मनोज जी ने कहा स्वास्थ्य के बारे में। निश्चित तौर पे सब लोग देखते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में जो स्वास्थ्य जिले चिकित्सा केंद्र था, उसको मेडिकल कॉलेजों में बदलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आदरणीय मनोज जी की सरकार में नेताजी कहा करते थे कि हमने 100 केंद्र इस नाते घोषित कर दिया कि कम से कम लड़का पास तो हो जाएगा, पढ़े चाहे ना पढ़े पास हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके उसको गुजरात में, महाराष्ट्र में कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना चलाया, कलेक्टर से लेके नीचे के सभी लोगों को, कि आप जो है सबको स्कूल तक ले आइए। और मुझे लगता है कि आज हर गांव में जो स्वास्थ्य सेविका हैं, उनके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मैं आदरणीय मनोज जी से कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप विश्वास करिए, आप भरोसा रखिए। जैसे जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पे रखी है, तो उत्तर प्रदेश में जितने डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। नहीं तो 700 दंगे आदरणीय प्रवीण जी उत्तर प्रदेश में होते थे। आप बताइए ना कैसे विकास के कार्य होंगे। मैं तो मुलायम ये कह रहे हैं कि हमारी सिंगल इंजन की सरकार थी। नहीं आदरणीय मनोज जी, सिंगल इंजन की सरकार नहीं थी। आपकी सरकार 10 साल जो है वो समर्थन दे रही थी सोनिया जी को, मनमोहन सिंह जी की सरकार में। फिर भी आपने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाया। वही एम्स जो है, वही खाद का कारखाना गोरखपुर में नहीं बन पाया था, किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली थी। मैं तो एक छोटा सा चीज पूछना चाहता हूं, बहन चित्रा जी भी हैं और आदरणीय मनोज जी भी हैं, दोनों लोग बता दें। 2 लाख करोड़ रुपया रोजगार के लिए दिया गया, महिलाओं को 3 लाख करोड़ रुपया। बता दीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थित सरकार में कभी 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं पे बजट रखा गया? नहीं। आप तो चाहते ही नहीं थे। महिला बिल को फाड़ने का कार्य कौन किया? आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे नहीं, महिलाओं को बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको विचार करना पड़ेगा कि नहीं, जो सरकार कार्य कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है। आपने क्योंकि चित्रा जी और मनोज जी से सीधे सवाल पूछा है तो उनसे निश्चित तौर पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हालांकि ये लोग विरोध करते हैं, G20 का भी विरोध करेंगे, भारत के संसद का भी विरोध करेंगे, भारत के संविधान का भी विरोध करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का भी विरोध करेंगे, राम जन्मभूमि का भी विरोध करेंगे, अयोध्या का भी विरोध करेंगे। सिंह साहब छोड़ दीजिए ना, आज बजट पे बात कर रहे हैं। ये तो हम रोज करते हैं, हम ये पॉलिटिकल बहस कर लेंगे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मल्टीपल इश्यूज आ जाएंगे, हम इन पर बात कर लेंगे। लेकिन अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी, मैं आऊंगा आपके पास में, अरविंद जी को सुन लेते हैं एक बार, फिर संपर्क उनसे हो गया। जी अरविंद जी। देखिए, बजट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बजट के कुछ जो मुख्य फोकस दिखाई पड़ रहे हैं, पहला फोकस निश्चित तौर पर रूरल डेवलपमेंट पर, कृषि के विकास पर है। दूसरा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने पर है। तीसरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर है। और चौथा मोटे तौर पर जो फोकस दिखाई पड़ा है वो रिसर्च और इनोवेशन पर है। मुझे लगता है ये देश की कृषि पर कैसे है, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, कृषि पर जो इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है, हिंदुस्तान की बड़ी समस्या है। अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो 1991 के जो हमने रिफॉर्म्स किए, जो फिनोमिनल रिफॉर्म्स थे, और वहां पर हमने इंडस्ट्री सेंट्रिक और सर्विस सेक्टर सेंट्रिक रिफॉर्म्स किए, जिसको हम प्रथम श्रेणी का रिफॉर्म कहते हैं। द्वितीय श्रेणी का रिफॉर्म सही मायनों में हम आज तक शुरुआत नहीं कर पाए। ये बजट कई मायनों में हमें उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे समस्या दिखाई पड़ रही है कि लगातार अगर 2001 से आप देखें और अब तक देखें तो 2.8% से लेकर के किसी वर्ष नेगेटिव ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की, किसी वर्ष 1% की, किसी वर्ष 1.5% की, मोटे तौर पर एग्रीकल्चर लैगार्ड सेक्टर के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ एक और जो बड़ा चैलेंज एग्रीकल्चर के सामने रहा है वो तिलहन और दलहन का रहा है। हम एक बड़ा हिस्सा, जो हमारी आवश्यकता है उसका एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने का परिणाम यह है कि जब हम दुनिया के बाजारों में खरीदने जाते हैं तो सिर्फ ये खबर कि भारत खरीदने आ गया है, दुनिया में दलहन और तिलहन की कीमतें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर अरविंद मोहन, आज क्या हुआ जिससे कि एनकरेजमेंट मिलेगा, वो थोड़ा समझना चाहिए। पर आ रहा हूँ
देखिए, हम अब मिशन मोड में दलहन तिलहन पर काम करने जा रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम कोऑपरेटिव सेक्टर को यहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट हिंदुस्तान की एक बड़ी जरूरत है। थर्ड क्रेडिट इंक्वायरी कमेटी जो 70 के दशक में आई थी, उसने तब कहा था कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया हैज फेल्ड, इट मस्ट सक्सीड इफ इंडिया इज टू सक्सीड। ये आज भी उतना ही सच है जितना उस समय सच था। ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हैं इस पर मैं लगातार किसानों से बात कर रहा हूं। कृषि एक्सप्रेस हमारा खास कार्यक्रम भी है, उसमें भी बात करते हैं, लेकिन आज के बजट में निराशा किसानों के हाथ लगी है। इस पर भी मैं सिंह साहब से बात करूंगा और क्या कुछ किसानों ने कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर अरविंद मोहन, आपने लॉन्ग टर्म की बात की है, लेकिन कई किसान हैं जो पशुओं को लेकर वो कहते पानी आ जाए उसको लेकर आज बहुत सारे किसान सम्मान निधि बढ़ जाएगी, इसकी अपेक्षा बहुत लोगों को थी। ऑर्गेनिक खेती की बात कही, यानी बातें बहुत सारी है योजनाओं में, इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या है? के अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कृषि के लिए आज आपने क्या देखा? देखिए, अगर मैं नटशेल में बोलूं तो एक किसानों का जो एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर कोई प्रावधान इस बजट में नहीं था और यही सबसे बड़ा किसानों के दुख का कारण है जी। और अगर इससे हट करके मैं और बातें करूं तो कृषि पर 1.51 लाख करोड़ का प्रोविजन है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया कि वो प्रोडक्शन, कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगी जी, नंबर 1। दूसरे उन्होंने डिजिटल सर्वे की बात करी कि डिजिटल सर्वे के माध्यम से, डिजिटल सर्वे एंड रिसर्च के माध्यम से वो ऐसे चीजों को लेकर के सामने आएंगी जिससे कि कृषि में कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बात करी नेचुरल फार्मिंग की। जबरदस्त तरीके से नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया गया है इस बजट में, जिसमें कि 1 करोड़ किसानों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन में किसानों को जरूर बेनिफिटेड करेंगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि जब कोई चीज सामने आती है तब तक उसका हमको आउटपुट पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम उसको प्रोसेस में लाते हैं तब कुछ समय के बाद उसके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बजट भी टोटली इट इज बेस्ड ऑन किसान एंड गरीब। तो इस तरीके लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट है, इमीडिएट वाले की हाँ एमएसपी वाला एक मसला रहा, बहुत से किसानों ने कहा। चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की अगर स्थिति को सुधारना है तो लॉन्ग टर्म में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, तकनीक का इस्तेमाल हो, प्रोसेसिंग की बात हो, यूनिट्स लगाने की बात हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। प्रवीण जी, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये निराशा इस बजट ने प्रस्तुत किया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं 2023 से लेके आज का जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट है इन टर्म्स ऑफ द फंड एलोकेशन। मैं सिर्फ 2-3 सेक्टर्स की बात करूंगी। जैसे आप कृषि की बात कर रहे थे तो 23 में 3.20% एलोकेशन था, जो अब इस बजट में 3.15% ही रह गया है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी कोरोना जैसी महामारी होने के बावजूद जहां पे हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन हमने हेल्थ में के बजट में भी एक गिरावट देखी है। 1.97 से वो 1.85 पे आ गया है। उसी तरीके हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे जो थी है कि नथिंग हैज बीन डन टू कर्ब द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रोकने के लिए क्या सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कुछ भी नहीं है। ठीक है, महंगाई को रोकने के लिए ठीक है चित्रा, एक क्लोजिंग कमेंट पे मनोज जी, फार्मिंग के बारे में बात हुई, अग्रवाल साहब ने बड़े व्यवस्थित तरीके से बताया कि क्या क्या कदम है जो लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएंगे। आपका टेक? किसान सड़कों पे दिल्ली के चारों तरफ बैठा था, तब हमारी सरकार नहीं थी। ये यशवंत सिंह जी को मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम होना चाहिए। 700 से ज्यादा किसान मर गए और तब जब धरना खत्म हुआ तो ये कहा गया कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। दे दिया। कितने बजट आ गए तब से?
ऐसी सरकार की क्या गारंटी मांगे? एमएसपी, आपका सवाल एमएसपी एक पहला लाने के बाद किसानों को भी नहीं, कोई उनका वादा नहीं पूरा कर पाई। तो ये अन्न प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है। यहाँ पे अगर किसानों के लिए कुछ नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा देने का बजट हो सकता है, अपनी सरकार बचाने का बजट हो सकता है। ठीक है एसएन सिंह साहब, एमएसपी बड़ा सवाल था, किसानों में नाराजगी भी है। नहीं, देखिए मनोज जी की मित्र की सरकार कर्नाटक में है और मनोज जी से बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहूंगा, चुनौती देते हुए, अगर 700 की लिस्ट होगी कल अपने ट्विटर हैंडल पर जरूर वो कहीं पे भी लिस्ट हो तो डाल दे, चूंकि झूठे प्रचार करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 49 लोगों की मौत कर्नाटक में जब से सरकार बनी है किसानों की हो गई है। अब हमारे आदरणीय के अग्रवाल जी और बिमला बाथम जी जो कहीं उस पे आई, आप देखिए होता क्या था। पहले आप भी प्रवीण जी आप दिखाते थे कि गोदाम होते थे, गोदामों में गेहूं चावल वो सड़ जाते थे। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मोदी जी कहते हैं कोई ऐसा कार्य करिए, साइलोज बनाए जाते हैं जहां टेम्परेचर मेंटेन किए जाते हैं ताकि नुकसान ना हो। और तब से आप नहीं दिखा पाए कि कहीं गेहूं चावल नुकसान हो। अभी के अग्रवाल साहब कह रहे थे, अगर आप उसको ध्यान देंगे कि आज तक का सबसे ऐतिहासिक 1.52 लाख करोड़ रुपए अगर किसानों के लिए दिया जा रहा है, इसमें फल सब्जी की रख रखाव के लिए, ताकि वहां से मिडिल ईस्ट, ये तो बात हो गई सिंह साहब, एमएसपी की नाराजगी, उस पर एमएसपी की नाराजगी, एमएसपी की नाराजगी को मुनाफा कमाने, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट आता सर, एमएसपी पे मेरा सवाल है, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं हम सिंह साहब। मनोज जी और प्रवीण जी, लगभग 50 और 55 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी एमएसपी तय हो जाती है। गेहूं की तय रहती है, चावल का तय रहता है, मक्के का तय रहता है, दलहन का तय रहता है, तिलहन का तय रहता है, गन्ने का तय रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें किसान गारंटी के हिसाब से अगर उसमें आप बढ़ा देंगे। आप जो स्वामीनाथन कमेटी जो आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में बनाई गई थी, जिसको झूठे बाथम जी के लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस है, उस समय भी कहा गया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको अगर आप फिक्स कर देंगे तो किसानों का नुकसान हो जाएगा। जी सिंह साहब, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि समय जो है मैं एक्सीड कर गया हूं इसका शो का, और मैं विशेष रूप से माफी चाहूंगा क्योंकि अरविंद मोहन जी के साथ तकनीकी रूप से नहीं जुड़ पाने की वजह से हम बहुत कम बात कर पाए, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बातें अपनी रखी हैं। आपका अरविंद जी, के अग्रवाल साहब, एसएन सिंह साहब, चित्रा जी आपका, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बजट पर एक चर्चा हमने रखी, हालांकि इस पर आने वाले दिनों में बड़ी बहस चलती रहेगी। कांग्रेस रणनीति बना रही है बाकायदा इसके ऊपर सरकार को घेरने के लिए, और सरकार ये कह रही है, जैसा सिंह साहब भी कह रहे थे, कि कोशिश है आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में किसानों की स्थिति सुधरे। आपको कैसा बजट लगा, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका बजट में फिलहाल इतना ही।